हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आवेश शर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ आज जरा कुछ बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर, है ना। एक नया टॉपिक है, आप लोग मुझसे बोल रहे थे दिल्ली सल्तनत को लेकर, और आए काम कीजिएगा। कमेंट में जरा कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं ना वीडियो के दौरान, उन्हें याद रखिएगा, उनका जवाब दीजिएगा। लगना चाहिए आप लोग पढ़ रहे हो, कंपटीशन में हो। और दूसरी बात, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी। सरकार शब्द आपकी नौकरी से पहले आ रखा है, तो सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करें, घर रहें, खुश रहें, और अच्छे से अपनी स्टडी फोकस करते रहें। और कोशिश करें कि घर के साथ साथ आस पड़ोस के व्यवहार भी आप लोग बना के रखें। कोशिश करिएगा आप लोग देश एक सुरक्षित जोन में पहुंच जाए, क्योंकि अभी दिक्कत हो रखी है। डेली कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, गलत है ये देश के लिए। ठीक है, अच्छा अब जरा स्टडी की बात करते हैं। सल्तनत काल की अगर बात करें तो एक्चुअली अगर सल्तनत काल को भारतीय इतिहास की अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हो, सल्तनत काल उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली सल्तनत काल की शुरुआत कहाँ से होती है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्या है सल्तनत काल, तो समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, भारत में जब विदेशी आक्रमण आरंभ हुए तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण 712 ईस्वी भारत कर दिया। ठीक है, उसके बाद आक्रमण के लिए चला गया वो। ठीक है, मगर भारत में विजित क्षेत्र अपने पास रखना, यानी कि क्षेत्र को जीत कर अपने पास रखने का कार्य अगर किसी ने किया है तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी ने किया। इसमें सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो मोहम्मद गोरी ने किया। एक्चुअली मोहम्मद गोरी जब भारत आया, 1554 के युद्ध हुए, उसके साथ कुछ अपने विशेष व्यक्ति को साथ भारत लेकर आया। ठीक है, जिन्हें अपना गुलाम वो बोलता था, उनका जिन्हें उस व्यक्ति का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, अब भारत आने के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या करा भाई, यहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। जो क्षेत्र उसने जीते थे, 1206 में भारत से वापस चला जाता है। 1206 में जब भारत से वापस गया वो, तो उसने अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलामों को, यानी कि अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को देकर जाना सुचित समझा, तो उन्हें देकर चला गया वो। ठीक है, उनमें अगर सबसे विश्वास का व्यक्ति उसका कोई रहा तो वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली के जो क्षेत्र थे जीते हुए, उसके पास एकत्र होने शुरू हुए, इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत शुरू होता है 1206 से, जब गोरी ने ऐबक को अपना साम्राज्य सौंपा और उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1206 से। और इसका का लास्ट अंक पूछते हैं पूरे सल्तनत काल की, कितने 5 वंश हो रखे हैं, अगर सबको मिला के देखा जाए तो 1526 तक, जब तक भारत में बाबर का आक्रमण होता है ना। ठीक है, तब तक जितने वंश हुए सारे के सारे क्या है, सल्तनत कालीन वंश हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वंश जो आ रखा है, प्रथम वंश आ रखा है गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश के नाम से भी हम जानते हैं। 5 वंश हुए, 5 वंश के नाम आप जरा समझ लीजिएगा। पहला आपका गुलाम वंश हो रखा है, फिर इसका खिलजी वंश आया, इसके बाद तुगलक वंश आया, फिर आपका तुगलक के बाद सैयद वंश आया, और लास्ट है आपका लोधी वंश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश है। इनके इंपोर्टेंट शासक, इनसे जुड़े क्वेश्चन, इन सबको हम किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग जरा स्टडी पर फोकस रखिए, बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्या होता है भाई, गुलाम वंश के एक्चुअल जो शासक हुए उनकी संख्या जो है 11 है। कितने हुए, 11। इन 11 में एक्चुअली जो गुलाम हुए वो 3 ही शासक हैं। 3 ही शासक हैं जो गुलाम है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा आपका इल्तुतमिश है, फिर तीसरा आपका बलबन है। बात को समझिएगा, 3 ही ऐसे शासक हुए हैं जो गुलाम है, अन्य शासक गुलाम नहीं है, इनके वंश से हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, कौन कौन से हो रखे हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्तुतमिश और तीसरा आपका रखा बलबन। तो एक्चुअली हुआ क्या, गुलाम वंश के अंदर ही 3 वंश बनकर तैयार हो जाते हैं। 3 वंश, एक है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश किसका हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक्चुअली पूरा गुलाम वंश है, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ, कुतुबी वंश। ठीक है, और शमशी वंश किसका हुआ, इल्तुतमिश का। ठीक है, और बलबन ने क्या बनाया, बलबनी वंश। ठीक है, तो बलबनी वंश आए, शमशी वंश आए, कुतुबी वंश आए, तीनों किसका हिस्सा है, तीनों के तीनों हिस्सा है गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अगर पूरा कार्यकाल आप देखते हैं तो एक्चुअली 3 गुलाम हो रखे हैं, बाकी शासक गुलाम नहीं हुए, तो इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर इसका कार्यकाल की बात करते हैं आप, कितने कितने राजा कब से कब तक हुए, तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश के संस्थापक की बात आप करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बना वो कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर 1210 तक। भारत पर शासन करने का कार्य किसने किया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन आरंभ किया वो लाहौर से आरंभ किया। कहाँ से किया, लाहौर से, यानी कि 25 जून 1206 में 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बनता है वो कहाँ का बनता है, लाहौर का। ठीक है, वहां से ने साम्राज्य स्थापित किया और आगे बढ़ता रहा, 1208 में दिल्ली पहुंचा। लेकिन अभी भी वास्तविक सुल्तान नहीं है, क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने क्या करा, अपने सभी क्षेत्रों को अपना एकीकरण करना शुरू करा और भारत में साम्राज्य अपना रख दिया। अच्छा, ऐबक का शब्द पूछा हुआ एग्जाम से कि ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है,
एक्चुअली गुलाम है, इसे गोरी खरीद के लाया था अपने साथ। अब क्या होगा, भारत में अगर तुर्की वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा, ये तुर्क है, तुर्क सरदार है, तो तुर्की वंश का संस्थापक कौन होगा, मोहम्मद सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के लिए कुछ कार्य किए क्या, भारत में कुछ काम करा है? तो देखना ऐबक ने क्या करा भैया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, वो दिल्ली में है। कुतुब मीनार का मैं बताता हूँ मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली हुआ क्या, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो आरंभ किया, सुनिएगा ध्यान से, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो आरंभ किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, यानी कि इसकी एक मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाकर तैयार कर दी। लेकिन इसकी ऊपर वाली 3 मंजिल बनाने का काम किसने किया, इल्तुतमिश ने। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपको, 2 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन क्या है पहला, कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसका पूर्ण करने का कार्य किसने किया, इल्तुतमिश ने। फिर क्या होता है, इस पे एक बार बिजली गिर जाती है, उसकी मरम्मत कराने का कार्य और एक मंजिल और बनाने का कार्य किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी इसके लिए कार्य किया, यानी कि 4 शासकों ने कुतुब मीनार पर कार्य किया। फिर क्वेश्चन आता है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा क्या, नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो नाम रखा वो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर से नाम सुनिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, कुतुब मीनार रखा गया। अच्छा, एक काम और किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम नाम से पहली मस्जिद अगर बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, कुतुब उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। और 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में एक मस्जिद बनवाई। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा एक्चुअल में क्या है, एक मस्जिद है। एक्चुअली ये क्या था, आपके विग्रहराज चौहान वंश के शासक हो रखे हैं विग्रहराज, तो विग्रहराज ने एक संस्कृति विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे तोड़कर ऐबक ने क्या करा, मस्जिद का निर्माण करा दिया। एक्चुअली ऐबक भारत में शासन कर रहा था, मगर 1210 ईस्वी में चागोन या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु अचानक हुई, तो यानी कि इसका उत्तराधिकारी निर्धारित नहीं हुआ था। तो इसका पुत्र, एक्चुअली कुछ इतिहासकार इसका पुत्र नहीं मानते आराम शाह को, आराम शाह को शासक बना दिया गया। आराम शाह दिल्ली का शासक बन जाता है, ठीक है। अब ये खबर इल्तुतमिश के पास पहुंचती है कि भाई ऐबक साहब नहीं रहे। उस समय इल्तुतमिश बदायूं में एक सूबेदार के पद पर कार्यरत है ना। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, ठीक है, इसका गुलाम भी है और इसका दामाद भी है। अब आराम शाह को जब शासक बना दिया, आराम शाह एक अयोग्य शासक है। फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश बदायूं से दिल्ली आया और उसको मार के, आराम शाह को मारकर रास्ते में ही अपना दिल्ली साम्राज्य अपने अधीन ले लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी गुलाम वंश के अंदर भी 3 वंश है, एक कुतुब वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह इसके शासक हो रखे हैं। अब आया दूसरा शमशी वंश, जिसका संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। तो 1210 से 1236 तक जो दिल्ली का शासक है उसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही वास्तविक सल्तनत का कहना चाहिए संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी अगर कोई पूछेगा आपसे तो कौन हुआ, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तब शासक बन जाता है। तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सेना के लिए विशेष कार्य आरंभ किए। उसमें से एक प्रमुख था एकता प्रथा। एकता प्रथा का संबंध किससे है, गुलाम वंश शासक कौन से, इल्तुतमिश, ठीक है। एकता प्रथा में क्या होता था भाई, किसानों को या सैनिकों को क्या मिलता था, देने पड़ती थी क्या, आपकी सैलरी के बजाय जमीन देने का प्रावधान इसने आरंभ कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि सुल्तान पद के बजाय धारण करने वाला, आपको बता दिया इल्तुतमिश है। फिर इसके बाद अगर करते हैं, पहला ऐसा शासक जिसने भारत में तुर्की पद्धति के साथ साथ अरबी पद्धति में सिक्के छापने का कार्य शुरू करा, कोइंस बनाने का कार्य करा, तो वो भी इल्तुतमिश है। इसमें प्रमुख सिक्के कौन कौन से हो रखे हैं, चांदी का टका और तांबे का जीतल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। इस पे कुछ फोटो बनते थे क्या, नंदी और चौहान शासकों के फोटो भी इन सिक्कों पर मिले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई, दिल्ली राजधानी कहाँ से बनी, क्योंकि ऐबक ने शासन कहाँ किया था, लाहौर में शासक बना। तो एक्चुअली दिल्ली अपनी राजधानी बनाने वाला कार्य, दिल्ली राजधानी स्थापित करने का कार्य भी इल्तुतमिश ने किया। अब इल्तुतमिश ने क्या करा भाई, भारत में जो गुम्बद बनाने की प्रक्रिया है ना, गुम्बद बनाने का जो आप देखते हैं, ये कार्य अगर भारत शुरू करा है तो इल्तुतमिश ने ही करा। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के लिए, यानी कि अपने गुलामों को, अपने दुश्मनों को दबाने के लिए चहलगनी की स्थापना की। चहलगनी क्या हुआ, 40 मुख्य सरदार, तुर्क सरदार को लेकर एक ग्रुप बना दिया, एक संगठन बना दिया, हम चहलगनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सदस्य, प्रमुख क्वेश्चन बनता है, इसका प्रमुख सदस्य भी रहा है, कौन, उसका नाम है बलबन। बलबन अभी आएगा, बलबनी वंश की स्थापना करेगा, तो वो किसके अंडर वर्क कर रहा है, किसका गुलाम है, इल्तुतमिश का, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बड़ा कार्य करा, रणथंभोर का किला जीता, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बाद इसके जो शासक हुए, एक काम और याद रखिएगा, 1223 ईस्वी में
1223 में बदायूं में जो जामा मस्जिद है, 1223 ईस्वी में बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनवाई है। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को लेकर इसका इंटरेस्ट अपने पुत्रों में था नहीं एक्चुअली, इसे अपने सबसे ज्यादा योग्य का उत्तराधिकारी को लगता था तो लगती थी रजिया सुल्तान। इसने रजिया सुल्तान को बनाने की इच्छा थी, लेकिन रजिया सुल्तान को से पहले आप इसके आराम शाह इसके बेटे को कहना चाहिए, उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया गया। अयोग्य है, ठीक है। अमीरों के साथ मिलकर, तुर्कों के साथ मिलकर रजिया सुल्तान ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। रजिया का जो कार्यकाल रहा है वो 1236 से 1240 वर्ष रहा है। एग्जाम में कई बार पूछता है ना। पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, पहली बार यानी कहना चाहिए पुरुष वाले गेटअप में, यानी कि राजा वाले गेटअप में आने वाली महिला वही कौन है आपकी? रजिया सुल्तान। कार्यकाल कब से रहा? 1236 से 1240, ठीक है। रजिया सुल्तान का बड़ा टाइम जो था, बड़ा इसका क्रिटिकल टाइम रहा, बड़ी दिक्कतों में समय गुजारा। इसका जो कहना चाहिए एक अफेयर बोल दीजिए या संबंध बोल दीजिए, वो याकूत से रहा। याकूत को इसने क्या बनाया था भाई? याकूत को इसने अमीर आकुर बनाया, यानी कि घुड़साल का प्रमुख, ठीक है। और याकूत का पूरा नाम आएगा तो उसका नाम है मलिक जमालुद्दीन याकूत, मलिक जमालुद्दीन याकूत, ठीक है। इसके बाद इसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, इस डिस्टर्बेंस में इसने लाइफ को स्पेंड किया अपनी। इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए बहराम शाह हुए और महमूद शाह हुए, बहराम शाह और महमूद शाह, ठीक है। रजिया के बाद ये भी अच्छा सा कार्य नहीं कर पाए, और इस वंश का एक अच्छा राजा कह सकते हैं आप, वो नसीरुद्दीन महमूद हुआ। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 के समथिंग अपने कार्यकाल को निभा के गए। देखना, राजा बनने से पहले बहराइच में एक हकीम के लिए कार्य करते थे, हकीम के पद पर कार्य करते थे, लेकिन इन्होंने जो अपना शासन करा, अपना जो अपना कहना चाहिए खर्चा चलाया, वो किससे चलाया? एक कुरान को लिखकर और टोपी सिलकर। क्वेश्चन आता, सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने कुरान को लिखकर और टोपियां सिलकर, है ना, नमाज के दौरान टोपी जो मैंने याद सिलकर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया या कार्यकाल को पूर्ण करा या अपना खर्चा चलाया? तो नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का विश्वासीय व्यक्ति बन चुका था, उसका नाम था बलबन। बलबन को इन्होंने उगल खां की उपाधि भी दी थी, यानी कि अब नया राजा कौन बनने वाला है? बलबन। बलबन अब शासक बनता है। बलबन ने गुलाम वंश के अंतर्गत एक नए वंश की स्थापना की, मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से, वो कौन सा है? बलबनी वंश। एक नया वंश आपके सामने तैयार है, उसका नाम क्या है? बलबनी वंश। इसमें इसका जो शासक हुआ, ये संस्थापक हुआ, वो है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जैसे ही शासक बना, शासक बनने के बाद सबसे बड़ा कार्य क्या किया? जिसका सदस्य था उसे खत्म कर दिया, यानी कि 40 का विघटन कर दिया, क्योंकि अब ये नहीं चाहता था इसके बराबर में बैठकर या कोई व्यक्ति इसको राय थे, ठीक है। उन्हें समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा? लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया। लोह रक्त की मतलब है मारकाट मचा दी, लोगों को लूटा मारा, है ना, यानी कि अपने विरोध करने वाले लोगों को इसने अच्छे से निपटाया, ठीक। अब क्या होता है, भारत में इसने क्या करा? इस्लामी पद्धति लागू करनी शुरू कर दी अपने शासन के दौरान। जैसे उसमें प्रमुख था सिजदा, है ना, सिजदा घुटनों पर टेक कर राजा को प्रणाम करना। फिर था पावोस जैसी प्रथाएं शुरू करी, सिजदा और पावोस। एक्चुअली ये फारसी परंपरा थी, भारत में नहीं थी, पर इन्हें लेकर आने कार्य किसने किया? बलबन ने। बलबन ने पारसी नंबर्स की शुरुआत भारत में कर दी, है ना। एक उत्सव था नौरोज वो भारत में शुरू करा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नौरोज भारत में शुरू करने वाला शासक कौन है? बलबन। और एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको बताया गुम्बद निर्माण के लिए इल्तुतमिश को जाना जाता है। भारत में स्थायी किला, है ना, अपने किले का निर्माण बनाने का कार्य किसने करा है? बलबन ने किया, है ना। बलबन को स्थायी किला निर्माण भी कहा जाता है। बलबन को एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, उल खां की उपाधि किसने दी है? नसीरुद्दीन महमूद ने। याद रखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो हुए वो अच्छा कार्य नहीं कर पाए, उसमें प्रमुख है कैकुबाद, इसका बेटा। उसके बाद क्यूमर्स आ रखा है, क्यूमर्स या कैमूर्स बोलते हैं उसको, है ना, क्यूमर्स या कैमूर्स को। इसको आपके जलालुद्दीन ने मारकर एक नया वंश, खिलजी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर कर दी। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ढंग से पढ़िएगा, वीडियो को दो बार देखिएगा। आशा तो करता हूँ आप लोग देखते होंगे, चीज़ों को समझते होंगे। एक बार फिर से जरा बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक है? 1206 से 1526 तक, पहला पॉइंट। गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 से 1290 तक। प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, है ना। इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको जो भी आपको बताए गए हैं इन पे फोकस कर लीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। कुछ समय की बात है, फिर से क्लासेस रेगुलर होंगी, वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो आपसे कर ही नहीं सकता, आप जैसा ही हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ, और शायद आपसे भी कम हूँ। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग ढंग से पढ़ते रहिएगा, ढंग से पढ़ते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। UPSSC का पैट का अटेंड किया है, SSC का आपको पता है, पैट के बारे में आपको वीडियो बना कर दे दूंगा, या ग्रुप में आप मुझसे पूछ चुके हो, ग्रुप में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। SSC का जो आपका एग्जाम था, स्टेनो का पोस्टपोन हो चुका है, उस पर फोकस कर लीजिएगा। इंग्लिश को आप घर पढ़ते रहिएगा, 100 मार्क्स की इंग्लिश है आपकी,
करंट के लिए कोशिश कीजिए, वीडियो करंट ही में दे दी जाएगी। जैसे जैसे मैं अपन बोल रहा हूँ, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आप लोग बोलोगे वही चीज़ आपको दे दी जाएगी, है ना। मंदिर की वीडियो के लिए आपने बोला, वो आपको मैं दे दूंगा जल्दी, बेफिक्र रहिए। विविध के टॉपिक आपको चाहिए, बेझिझक बोलिए, पढ़ते रहिए बस, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिएगा, आप लोग आजकल नींद कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। सपने वही पूरे होते हैं जो नींद पूरी नहीं होने देते, याद रखिएगा। अगर चाहते हो सपना पूरा हो तो नींद के साथ साथ सोते भी रहिए, मगर आप पढ़ाई पर ही फोकस रखिए, पढ़ना जरूरी है। थैंक यू, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।